स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 के चैप्टर 3 से, और इसका जो मेन टॉपिक है वह है नर जनन तंत्र। मनुष्यों में नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र क्या है? यह मनुष्य बॉडी का एक ऐसा भाग है जो पुरुषों में वृद्धावस्था तक सक्रिय रहता है। अगर हम पुरुष जनन तंत्र की बात करें तो इसमें जो मुख्य अंग होता है वह होता है एक जोड़ी वृषण। इसमें जो मुख्य अंग होता है वह होता है एक जोड़ी वृषण। इसके अतिरिक्त इसकी सहायक नलिकाएं होती हैं, जैसे इसको शुक्राशय से जोड़ने वाली, यूरिन ब्लैडर से जोड़ने वाली जो नलिका होती है इसे शुक्रवाहक कहते हैं या वास डिफरेंस कहते हैं। यह जो शुक्राशय होती है यह यूरिन ब्लैडर या मूत्राशय के अंदर स्थित होती है। इसके निचले भाग पर प्रोस्टेट होता है। यह प्रोस्टेट केवल पुरुषों में ही पाया जाता है, यह महिलाओं में नहीं पाया जाता है। इसे पुरस्थ कहा जाता है या पुरुष जनन भाग कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें तमाम अंग होते हैं, जैसे ये आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होता है जिसमें आपके प्लाज्मा भरे होते हैं, और इस प्लाज्मा में कैल्शियम होता है, एंजाइम होते हैं, और एक और होता है फ्रक्टोज। ये तीन जो पदार्थ ये पाए जाते हैं, और यह एक तरल पदार्थ के रूप में होते हैं जो यहाँ से उत्पन्न होते हैं टेस्टिस से, और उत्पन्न होने के बाद यह शुक्राशय में पहुंचते रहते हैं, प्रोस्टेट में पहुंचते रहते हैं, और उसमें जो स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, उनका उसमें पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है। हम इसको एक एक करके डिफाइन करेंगे। हम शुरू से इसको चलते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक जोड़ी वृषण होता है। नंबर 2, एक जोड़ी इसका शुक्रवाहक होता है जिसे वैस डिफरेंस कहेंगे। नंबर 3 है शुक्राशय। शुक्राशय को कहा जाता है सेमिनल वेसाइकिल। और नंबर 4 है प्रोस्टेट। इसके अतिरिक्त आपका यह जो भाग होता है यह लिंग होता है, और इसके कई लेयर होते हैं, जिसमें आप देखेंगे एक अंदर का जो लेयर होता है यूरेथ्रा होता है, यानी यह मूत्र मार्ग होता है। इसके बाहर वाली जो लेयर होती है यह जो यहाँ से यह पूरी की पूरी जो अगले सिरे पर होती है इसे ग्लांस पेनिस कहा जाता है, और यह ऊपर तक एक आवरण बना लेती है जिसे इरेक्टाइल टिश्यू कहा जाता है, और यह पूरा मिल करके जो होते हैं यह पुरुष का पेनिस भाग बनाते हैं। हम पिछले टॉपिक में पढ़े हैं, हमको पता भी है कि जो मेल होता है, मेल में स्पर्म जो बनते हैं वे आजीवन बनते हैं, अर्थात वृद्धावस्था में भी बनते हैं। वृद्धावस्था में भी बनते हैं, जबकि फीमेल में क्या होता है कि फीमेल में जो ओवम होता है वह मैक्सिमम 50 ईयर्स तक
किसी किसी में 45 में भी खत्म हो जाते हैं, यानी 50 ईयर्स तक जो ओवम होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अर्थात पुरुषों में जनन क्षमता जो होती है वो वृद्धावस्था तक बनी रहती है। हम अब एक एक करके पढ़ेंगे। वृषण, वृषण क्या है? वृषण जो होता है यह इस तरह से अंडाकार भाग होता है जिसकी लंबाई जो होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है और इसकी जो चौड़ाई होती है वह होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। इसके अंदर जो होता है बहुत सारी कोशिकाओं का एक समूह होता है, छोटे छोटे कोष्ठक पाए जाते हैं जिसमें लगभग 250 कोष्ठक होते हैं और ये इस तरह से इसके अंदर भरे होते हैं। ये होते हैं 250 कोष्ठक होते हैं। इसमें स्पर्म का निर्माण होता है और वह जो स्पर्म होता है वह जिस सेल से निर्मित होता है, अर्थात जिस सेल के द्वारा वह बनता है उसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। अगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको शुक्रजनन नलिका कहते हैं। अगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसके अंदर इस तरह से छोटे छोटे सेल्स होते हैं, कई लेयर में होते हैं। ये जो बाहर का आवरण है, बाहरी जो लेयर होता है, इसको हम कहते हैं सर्टोली, सर्टोली कोशिका। ठीक है। अब इसके अंदर भी लेयर होती हैं, कोशिकाओं का समूह होता है। जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। इसे कहेंगे इसे शुक्रजन शुक्राणुजन या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। यही स्पर्मेटोगोनिया जो होता है यह स्पर्म का निर्माण करता है, अर्थात इसके अंतर्गत जो होता है वो स्पर्म बनते हैं इस तरह से। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म या शुक्राणु का निर्माण होता है। तो अब इसमें सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य है? सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं वे स्पर्मेटोगोनिया या शुक्राणुजन कोशिकाओं का पोषण करती हैं, उन्हें पालती हैं और यह स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणुओं में परिवर्तित हो जाती हैं, शुक्राणु का निर्माण कर लेती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल भरे रहते हैं और इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे तरल पदार्थ के रूप में ये सारे ब्लड वेसल इसमें भरे रहते हैं। ठीक है। इसे इसमें जो कोशिकाएं होती हैं ये अंतराली कोशिकाएं करती हैं। अंतराली कोशिकाएं कहलाती हैं और इसमें तरल प्लाज्मा जो होता है भरा रहता है। ये सारे मिलकर के इस शुक्रजनक नलिका का विकास करती हैं, उसको पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है। अब हम इसका फंक्शन समझते हैं।
इसका फंक्शन कैसे होता है। जो स्पर्म होता है पुरुषों में, जो स्पर्म पाया जाता है वह लाखों करोड़ों की संख्या में होता है। अर्थात स्पर्म जो होता है अनगिनत बनते हैं, असंख्य बनते हैं, और इसमें जो विभाजन होता है वह विभाजन जो होता है वह मियोसिस होता है। मियोसिस विभाजन अर्थात अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बहुत तेजी से इनका निर्माण होता जाता है और यह लाखों की संख्या में पहुंच जाते हैं। वृषण में इनका निर्माण होने के बाद जो शुक्रजनक जो कोशिकाएं होती हैं, यहाँ से यह बनने के बाद यहाँ पतली पतली असंख्य नलिकाएं होती हैं। इन नलिकाओं के द्वारा यह जो शुक्रवाहिका होती है, अर्थात जो नली होती है, शुक्रवाहक नली जो शुक्राशय से जाके जुड़ी होती है, इसके थ्रू यहाँ से स्पर्म जो होते हैं वो कहाँ पहुँचते हैं? शुक्राशय में। और इस तरह से इसी में ये एकत्र होते हैं और इसमें जो तरल पदार्थ होते हैं प्लाज्मा के रूप में, उसी से इनका पोषण होता है। और यह जो शुक्राशय होते हैं वो एक नली के द्वारा नीचे तक शीशन के भाग में पहुंचते हैं, जिस नली को यूरेथ्रा कहा जाता है। यह शुक्राणुओं और मूत्र दोनों के निष्कासन के लिए होता है, अर्थात ये दोनों एक ही में आके जुड़ जाती हैं। ठीक है। इसके ऊपरी सिरे पर अर्थात इसके नीचे प्रोस्टेट के नीचे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है, जिसे कंदमूत्र ग्रंथि कहते हैं। यह जो होती है यह लगातार उस तरल पदार्थ का निर्माण करती रहती है और इसमें जो है पुरुषों का जो मेन हार्मोन होता है जिसे एंड्रोजन कहते हैं, यह पुरुष हार्मोन होता है। पुरुषों में एंड्रोजन के अतिरिक्त एक और हार्मोन बनता है। कौन सा हार्मोन है? उसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन जो होते हैं पुरुषों में बनते हैं, जिसमें जो एंड्रोजन होता है वह बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड में बनता है और इसके अतिरिक्त उसमें कैल्शियम होता है और फ्रक्टोज होता है। ये सारे उसमें मिल जाते हैं और एक तरह प्लाज्मा का निर्माण कर लेते हैं, जो स्पर्म के पोषण के लिए आवश्यक होता है। हम अगर स्पर्म का जो निर्माण होता है उसका अगर आरेख देखें किस तरह से उनका डिवीजन होता है, तो सबसे पहले इसमें एक स्पर्म है, एक स्पर्मेटोगोनिया सेल है, स्पर्म नहीं है सॉरी, स्पर्मेटोगोनिया सेल है। और ये क्या करती है? दो भागों में टूटती है। यह जो होता है ये माइटोसिस, पहला जो डिवीजन होता है वह माइटोसिस होता है। इसके बाद अब यहाँ से इनका डिवीजन शुरू हो जाएगा इस तरह से। यह जो अवस्था होती है यह मियोसिस फर्स्ट की अवस्था होती है, मियोसिस फर्स्ट। इसके अतिरिक्त ये आगे फिर विभाजित होती हैं, सेकेंड प्रोसेस भी बनता है। यह होती है मियोसिस सेकेंड। और लास्ट में ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल होती है यह स्पर्म का निर्माण कर लेती हैं। ये आपके हो गए।
इस तरह से ये लगातार अर्धसूत्री विभाजन करते रहते हैं और बहुत सारे स्पर्म का निर्माण लगातार होता रहता है। इसके अतिरिक्त कुछ और मोड्स हैं, जैसे हम जान लेते हैं। पुरुषों का जो जनन अंग होता है उसमें महिलाओं से भिन्नता होती है। महिलाओं में क्या होता है कि जो ओवम होता है वह बनता तो दोनों अंडाशय में है, दोनों तरफ से होता है, लेकिन उसमें निषेचन के लिए कोई एक ही जो ओवम होता है वह आगे पहुंच पाता है और यह जो स्पर्म होता है उससे जुड़ पाता है। अर्थात स्पर्म जो होता है वह ओवम से जब जुड़ेगा तो इस अवस्था को हम कहते हैं जाइगोट। जाइगोट के बाद यह जो होते हैं भ्रूण में बदलते हैं, एम्ब्रियो में, और भ्रूण के पश्चात यह जो होते हैं इन्फेंट्स में बदल जाते हैं। ये चीज हमको याद रखना है कि इन्फेंट्स के पहले और एम्ब्रियो के बीच की जो अवस्था होती है उसको हम फीटस कहते हैं। फीटस, यह फीटस क्या होता है? फीटस का मतलब यह है कि गर्भाशय के अंदर तरल पदार्थों से घिरा हुआ ऐसा बच्चा जो उसमें अपना पोषण प्राप्त करता रहता है। इस प्रकार हमारा यह पुरुष जनन तंत्र कंप्लीट होता है। आगे हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र।